हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम क्लास 11 का जो फर्स्ट बुक है उसका हम चैप्टर थर्ड आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जो कि है हमारा इलेक्शन रिप्रेजेंटेशंस, जिसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट अंडर द सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कंपेरिजन करेंगे हम किसमें, एफ पी टी एफ पी टी पी पे और पी आर सिस्टम पे, यानी कि जो हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट अंडर द सिस्टम है एक इसको, और जो हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम क्या करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे इन दोनों इलेक्शंस के बारे में। फिर जो हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर इंडिया ने क्यों अडेप्ट किया एफ पी टी एफ सिस्टम को, उसको डिस्कस करेंगे। और जो हमारा पी आर सिस्टम है उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया। फिर जो हमने जो एक्सेप्ट किया था एफ पी टी पी सिस्टम, वो क्यों एक्सेप्ट किया, ये सारे पॉइंट्स हैं, इसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर जो रिजर्वेशंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में उसको डिस्कस करेंगे। फिर जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड जो राइट टू कंसेस्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। राइट टू द कंसिस्ट इलेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कमीशन जो कि आर्टिकल 324 के अंदर है उसको डिस्कस करेंगे। और फंक्शंस क्या है इलेक्शंस कमीशंस के बारे में उसको भी डिस्कस करेंगे। और जो स्पेशल मेजोरिटी है उसके बारे में समझेंगे कि स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है। और सजेशंस देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन में यानी कि इलेक्ट्रॉन में रिफॉर्म्स यानी कि कुछ सुधार किए जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो इलेक्शन है क्या उसके डेमोक्रेसी के अंदर बिना इलेक्शंस के गवर्नमेंट चुनी जा सकती है। सबसे पहली चीज ये माइंड में आता है, क्योंकि अभी जो हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इलेक्शन और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब, रिप्रेजेंटेशंस का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाला। तो क्या बिना इलेक्शंस के डेमोक्रेसी में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, रिप्रेजेंटेशंस को चुन सकते हैं? तो वो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पब्लिक के द्वारा ही वोट दे करके जनता अपने किसको चुनती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है, यानी कि अपने प्रतिनिधि को चुनती है। तो यानी कि एक इलेक्शन ही एक ऐसा मेथड है डेमोक्रेसी के अंदर जिसमें लोगों के पास ये अधिकार आता है कि वो अपने लीडर यानी कि अपने जो रिप्रेजेंटेशन है यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको क्या कर सके, तो चुन सके। तो इसलिए जितनी भी जो कंट्रीज है उसमें क्या है, इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, यूके के बारे में, यूएसए के बारे में। ये ऐसी कंट्री जहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है। कौन सी पार्टी सिस्टम है? टू पार्टी सिस्टम है। और वहीं पे अगर हम चाइना या रसिया की बात करें, वो कितने पार्टी सिस्टम है, वो वन पार्टी सिस्टम है। और जैसे अगर हम इंडिया जैसी कंट्री की बात करते हैं तो इंडिया क्या है, एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। अगर हम इन तीनों के बारे में समझे, जो हमारा वन पार्टी सिस्टम है इसमें क्या है कि एक ही पार्टी रहती है, उसी के अंदर अलग अलग लीडर्स हो क्या होता है तो इलेक्ट होकर के आते हैं। और जो अगर हम टू पार्टी सिस्टम में बात करें जिसमें क्या है, दो पार्टी देखने को मिलते हैं और वही दोनों पार्टी के बीच में क्या होता है, इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। और उन दोनों में से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती है, जो मेजोरिटी में बहुमत लेकर के आती है, तो वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है। अगर हम टू पार्टी सिस्टम्स की बात करें या जो मल्टीपल पार्टी सिस्टम्स की बात करें तो वो डेमोक्रेसी के लिए क्या है, सबसे अच्छा माना जाता है कंपेयर टू वन पार्टी सिस्टम के। तो इसे हम डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं मानते, इसलिए हम इसको किस में काउंट कर देते हैं, तो इसे हम सोशलिस्ट सिस्टम में हम क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं जो रसिया है, चाइना है, उसे हम नॉन डेमोक्रेटिक इसीलिए मानते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक वन पार्टी सिस्टम है, यानी कि उसमें कॉम्पिटिशन की कोई बात ही नहीं आती है। जब टू पार्टी सिस्टम या मल्टीपल पार्टी सिस्टम्स की बात आती है तो उसमें क्या है, एक कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। हमें क्या देखने को मिलता है, कॉम्पिटिशन्स किसके बीच में, जो अलग अलग लीडर्स होते हैं उनके बीच में क्या देखने को मिलता है, अलग अलग जो पार्टीज होते हैं उनके बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, तो एक कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। तो इसीलिए क्या है, इसमें पब्लिक के पास ऑप्शन मिल जाता है कि वो अपने लीडर्स को क्या अपने मर्जी के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, तो चुन सकता है। इसीलिए डेमोक्रेसी कंट्री में जो इलेक्शन है वो एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए बनता है क्योंकि इलेक्शंस के थ्रू ही क्या है, पब्लिक को ये अधिकार मिलता है कि वो
अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यानी अपने जो लीडर्स हैं वो क्या कर सके, खुद चुन सके। तो इसीलिए जो डेमोक्रेसी कंट्री मानी जाती है, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, एक इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। इलेक्शन तो होते हैं कि जिसमें जो वन पार्टी सिस्टम कंट्री है, इलेक्शंस उसमें भी होते हैं, लेकिन उसमें पब्लिक के पास ये राइट्स नहीं मिल पाता है कि वो अपने पसंद के लीडर्स को क्या करे, चुन सके। क्यों? क्योंकि इलेक्शंस में सिर्फ एक ही पार्टी, इलेक्शंस में एक ही पार्टी क्या करती है, तो पार्टिसम यानी कि पार्टिसिपेट करती है, जिसकी वजह से इलेक्शन में कॉम्पिटिशन्स निकल के ही नहीं आता। जब हम टू पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करें तो उसमें एक कंपटीशन निकल के आता है, जिसमें क्या है, पब्लिक को पूरा अधिकार मिल जाता है कि वो अपने मर्जी के अकॉर्डिंग किसी भी लीडर को वो क्या कर सकती है, तो चुन सकती है। तो इसीलिए क्या है, एक जब भी बात आती है कि क्या डेमोक्रेसी कंट्री में इलेक्शंस होना चाहिए या क्यों हुआ, मतलब इलेक्शंस क्यों कराया जाता है, तो इसका मेन रीजन ये होता है कि पब्लिक वोट के थ्रू क्या करे, अपने लीडर्स को चुन सके और डेमोक्रेसी को क्या कर सके, और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जा सके। जिसमें क्या है, पब्लिक इलेक्शंस के थ्रू और अपने लीडर्स को चुन करके वो क्या करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्या करती है, तो लॉ मेकिंग में वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट, डिसीजन मेकिंग या लॉ में क्या करती है, वो लॉ मेकिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में पार्टिसिपेट करती है। अब हम डिस्कस करते हैं हम अपना टॉपिक। पहले इसको साफ कर लेते हैं। अब डिस्कस करते हैं हम अपना टॉपिक, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, यानी कि हमारी जो कंट्री है वो क्या है, एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम। इसीलिए हमारी कंट्री में क्या है, एक इलेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, अपने लीडर्स को चुनने में। तो हमारी कंट्री में जो चुनाव होता है वो किस तरीके से किया जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि हमारी कंट्री में जब जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई तो उस टाइम क्या डिसाइड किया गया था कि हमारी कंट्री में जो सरकारें आएगी वो किस सिस्टम से होकर आएगी, यानी कि किस प्रणाली के थ्रू आएगी, तो लोकतंत्र प्रणाली के थ्रू आएगी, यानी कि डेमोक्रेसी मेथड से आएगी। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, तो ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया कि हमारी जो कंट्री है वहाँ पे एक तो लोकतांत्रिक सरकार आएगी और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके बेस पर वो क्या करेगी, काम करेगी। इसीलिए हर 5 साल में जब गवर्नमेंट का क्या होता है, टेनवर कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें क्या करवाया जाता है, इलेक्शंस कंडक्ट कराया जाता है। क्योंकि जितने भी जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं उसमें जो गवर्नमेंट चुन करके आती है वो कितने एक फिक्स टाइम के लिए चुन के आती है, कितने टाइम्स के लिए आज चुन के आती है, एक फिक्स। जैसे कि अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट चुन के आते हैं कितने साल के लिए चुन के आते हैं, 4 साल के लिए। वहीं पे अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट कितने साल के लिए चुन के आती है, 5 साल के लिए। इसीलिए हमारी कंट्री में क्या है, डेमोक्रेटिक के साथ साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी अडॉप्ट किया गया और इसमें कहा गया कि हार्ट ऑफ द सिस्टम, यानी कि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और जो डेमोक्रेसी है वो क्या रहेगा, हार्ट रहेगा किसका, हमारी गवर्नमेंट सिस्टम का। तो इसे कम्युनिटी टू होल्ड रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इसीलिए हमारे देश में क्या होना चाहिए, हर 5 साल में, जैसे कि अगर हम बात करें लोकसभा का इलेक्शन या हम स्टेट लेजिस्लेटिव की बात करें, तो इन सब का जो इलेक्शंस है वो इनके टेनवर कंप्लीट होने के बाद ही क्या कराया जाता है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराया जाता है। फ्री कैसे, क्यों, क्योंकि जब हम वोट देने जाते हैं तो हमारे से किसी भी तरीके का चार्जेस नहीं लिया जाता है। और फेयर इलेक्शंस का मतलब होता है कि ऐसा इलेक्शंस जो कि क्या हो, निष्पक्ष हो। तो डेमोक्रेसी कंट्री में जो एक सबसे बड़ा चैलेंज निकल के आता है वो क्या होता है, फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराना। तो जितनी ज़्यादा फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराई जाएगी, यानी कि जितना ज़्यादा निष्पक्ष चुनाव होता है, डेमोक्रेसी उतना ज़्यादा स्ट्रांग उस कंट्री का रहता है। दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो कौन सी है, वो है इंडिया। और इंडिया के अंदर जो फेयर इलेक्शंस है वो सक्सेसफुली कंडक्ट करा लिया जाता है, जिसके वजह से क्या है, हमें वही रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलता है जिसे पब्लिक चुनती है। तो इसीलिए जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई, हमारी कंट्री आज़ाद होते ही हमारे फ्रीडम फाइटर जो कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर थे उन्होंने ये बात रखी कि हमारी कंट्री
में जो गवर्नमेंट चुनी जाएगी वो कब चुनी जाएगी, डेमोक्रेटिक मेथड से चुनी जाएगी और पार्लियामेंट्री सिस्टम पे वो क्या करेगी, काम करेगी। और इलेक्शंस उसके लिए क्या रहेगा, इलेक्शन जो रहेगा वो इस सिस्टम का क्या रहेगा, तो हार्ड रहेगा, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट होगा। उसके बाद देखते हैं आगे। दिस इलेक्शंस डिटरमाइन द कॉम्पिटिशंस ऑफ द गवर्नमेंट, द मेंबर्स टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, द स्टेट एंड द यूनियन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्रेसिडेंसी एंड वाइस प्रेसिडेंसी। मतलब कि इसमें ये बताया गया कि जब हमने हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस है, इलेक्शंस क्या करते हैं, जितने भी जो गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं दोनों हाउसेस में, चाहे हम राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, तो उसमें क्या है, हमें एक कॉम्पिटिशन्स देखने को मिलता है, यानी कि उसमें हमें एक प्रतियोगिता देखने को मिलता है। चाहे हम स्टेट की बात कर लें फिर, या हम यूनियन टेरिटरीज की लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात कर लें, उसमें हमें फिर और क्या देखने को मिलता है, जो प्रेसिडेंसी है, यानी कि हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंसी और जो वाइस प्रेसिडेंसी है उसका भी निर्धारण किया जाता है। तो किसके थ्रू किया जाता है, तो अगर हम प्रेसिडेंट की इलेक्शंस की बात करें तो किसके द्वारा वोट दिया जाता है, जितने भी जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनके द्वारा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाता है। इसलिए हमारी कंट्री को क्या कहा जाता है, एक रिपब्लिक कंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक रिपब्लिक कंट्री। क्यों, क्योंकि वही मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं जो कि क्या हो, इलेक्टेड हो, क्या हो, इलेक्टेड, जिसे पब्लिक ने चुन के भेजा हो। तो इस तरीके से क्या इनडायरेक्ट वे में पब्लिक भी आ जाती है, और डायरेक्ट वे में कौन चूज करता है, जो इलेक्टेड मेंबर, यानी कि पब्लिक जिसे चुन करके भेजती है। तो वही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश, समझाने की कोशिश की गई है कि जो इलेक्शन है वो क्या करता है, गवर्नमेंट के बीच में एक कॉम्पिटिशन्स को बढ़ावा देने का काम करता है। और जो भी दोनों हाउसेस हैं हमारे, जो राज्यसभा और लोकसभा, वही कॉम्पिटिशन्स हमें किसमें, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शंस में देखने को मिलता है। इलेक्शंस इन इंडिया वेयर इवेंट्स इन्वॉल्विंग पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्प्लेक्सिटी ऑन द अमेजिंग सिंगल, यानी कि भारत के अंदर जो चुनाव किए जाते हैं ऐसे आयोग है जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, मोबिलाइजेशंस, पैमाने पर हमें राजनीतिक लाबंदी और संगठनात्मक जटिलता शामिल हमारे इलेक्शंस में हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट अंडर द सिस्टम, यानी कि इस प्रणाली के तहत फर्स्ट, जो कि हमारी जो सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहेंगे, FPTP कहेंगे। तो उसमें अगर हम बात करें, इसमें क्या है कि हमें टोटल इसमें कितने सीटों में बांटा गया, हमारे पार्लियामेंट के अंदर इसमें टोटल 543 जो सीट्स है उसको डिवाइड कर दिया गया है, किसके, स्टेट के जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं वो कहाँ में देखने को मिलता है, तो यूपी से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि यूपी की जो जनसंख्या है वो अदर स्टेट के मुकाबले सबसे ज़्यादा है, और वो अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट स्टेट में, यानी कि सब एरिया के हिसाब से हमें दूसरा सबसे बड़ा राज्य देखने को मिलता है। ईच, अगर हम बात करें, ईच कंस्टिट्यूंसी इलेक्टेड वन रिप्रेजेंटेटिव, अगर हम बात करें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से क्या होगा, एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि जितने भी जो हमारा कंस्टिट्यूंसी है वहाँ से एक ही रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, इलेक्ट होता है, और उस निर्वाचन क्षेत्र में जो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। मतलब ये है कि जैसे कि हम बात करते हैं वाराणसी की, वाराणसी एक कंस्टिट्यूंसी है, यानी कि एक निर्वाचित क्षेत्र है, और वहाँ से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जीत करके आए थे। यानी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन सी कंस्टिट्यूंसी से इलेक्ट, मतलब चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने लड़ा था वाराणसी से। तो वाराणसी से जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ पे जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाता है, जिसको सबसे ज़्यादा पब्लिक वोट करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम निर्वाचित क्षेत्र का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है, यानी कि कैंडिडेट घोषित कर दिया जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इन दिस सिस्टम whoever has more votes than all the candidates is declare elected, यानी कि ये बात ध्यान रखने वाली रहती है कि जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलती है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम इलेक्टेड कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय इलेक्शन। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन सी कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा था, तो उन्होंने लड़ा था वाराणसी से। वाराणसी में उन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिला, इसलिए वाराणसी से जो इलेक्टेड मेंबर के रूप में चुना गया वो किन्हें चुना गया था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को चुना गया था।
तो वही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिल जाती है उस कैंडिडेट को हम कंसिस्टेंसीज, जिस कंसिस्टेंसी से सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं तो हम वहाँ पे उसे क्या करते हैं, इलेक्टेड मेंबर यानी कि इलेक्टेड कैंडिडेट हम डिक्लेयर कर देते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि अगर हम बात करें जिसको सबसे ज़्यादा, जो पार्टी जीत जाती है उसे किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे बहुमत हासिल करने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा तब डिसॉल्व हो जाती है जब लोकसभा के अंदर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अपनी बहुमत को सिद्ध नहीं कर पाता, यानी कि वो अपने जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी वो को जब प्रूफ नहीं कर पाता है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। वहीं पे अगर कोई जो, अगर हम बात करते हैं जो जीतने वाले, जो जीतने वाले जितने भी जो उम्मीदवार होते हैं उन्हें बहुमत यानी कि जो मेजोरिटी है उसे हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मतलब इस वे में समझाने की कोशिश की जा रही है, जिस कैंडिडेट का जीतने का चांस 90 से 95% रहता है उसे वोट हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि उसे मेजोरिटी हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस मेथड को हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो ये बताओ कि जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है उसका मतलब क्या होता है, तो इसका सीधा सीधी मतलब ये हो जाएगा कि जो उम्मीदवार जीतने वाला होता है उसे मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है तो उसी को हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। दिस मेथड इज आल्सो द, और इस मेथड को और हम किस नाम से जानते हैं, बहुलता प्रणाली के नाम से, यानी कि जो हमारा प्लुरलिटी सिस्टम है उस नाम से हम इसे जानते हैं। यह संविधान द्वारा निर्धारित चुनाव का तरीका होता है। जैसे कि हम बात करते हैं इस मेथड को और हम किस नाम से जानते हैं, प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन में इसे रखा गया है। यानी कि अगर हम अपने संविधान की बात करें इस मेथड को तो हमारे संविधान में क्या कहा गया है कि यह संविधान द्वारा क्या है, एक निर्वाचित चुनाव का ये क्या है, एक सोर्स यानी कि एक मेथड है। अब बात करते हैं हम जो हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में, यानी कि अनुपातिक हमारा जो प्रतिनिधित्व है उसके बारे में। ईच पार्टी फिल्स इट्स part of seats by picking those many of its nominees from a preference list that has been declared from a elections। यानी कि चुनाव से पहले घोषित की गई जो वरीयता सूची में से प्रत्येक पार्टी अपने कई उम्मीदवारों को चुनकर सीटों का अपना कोटा भरती है, तो उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस के। फिर अगर हम इस सिस्टम्स की बात करें, इस सिस्टम में जो पार्टी है वो क्या करती है, सेम प्रोपोर्शंस ऑफ सीट का जो है एज इट्स प्रोपोर्शंस टू ऑफ वोट्स, यानी कि इस प्रणाली में एक पार्टी को उनके वोट के अनुपात के समान सीटों का अनुपात मिलता है। जैसे कि अगर हम इस बार जो हमारा जो पीआर सिस्टम है, पीआर सिस्टम में जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले जो चाइना और रसिया की बात की थी जिसमें हमें क्या देखने को मिलती है, एक सिंगल पार्टी सिस्टम देखने को मिलती है। तो उसमें जो सिंगल पार्टी सिस्टम होती है, सिंगल पार्टी सिस्टम के वजह से क्या होता है, तो वहाँ पे जितने भी जो सीट्स होती है ना वो सब किनके द्वारा फुलफिल की जाती है, इन्हीं पार्टीज के मेंबर्सों के द्वारा फुलफिल कर ली जाती है और इनकी जो वोट्स होती है वो क्या होती है, सेम होती है इनके सीट से। तो इसीलिए हमारी कंट्री, एक तो ये रीजन हो गया कि हमारी कंट्री ने पीआर सिस्टम एक्सेप्ट नहीं किया है। इसके आगे हम आगे डिस्कस करेंगे। भारत ने हमने अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए क्या है, सीमित पैमाने पर पीआर प्रणाली को अपनाया है। यानी कि जो हमें पीआर मेथड देखने को मिलता है, पीआर हमें मेथड कहाँ देखने को मिलता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। कहाँ देखने को मिलता है हमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जैसे कि हमें ये किस में देखने को मिलता है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में, यानी कि हमारा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शन में, राज्यसभा के इलेक्शन में, विधानसभा परिषद के चुनाव के लिए इस प्रणाली का यूज किया जाता है। यानी कि जो हमारा पीआर सिस्टम है उसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, प्रेसिडेंट के यूज में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, जो हमारे राज्यसभा होते हैं उसके लिए यानी कि अपर हाउस के मेंबर के लिए, और जो हमारे विधान परिषद के लिए जो चुनाव होते हैं उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, पीआर मेथड ही यूज करते हैं।
जैसे कि अगर हम यहाँ पे लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के लिए हम PR मेथड यूज़ नहीं करते हैं, ये बात याद रखिएगा कि PR जो होता है ये सिर्फ किसके लिए होता है, उन मेंबर्स के लिए होता है जो कि पहले से ही क्या होते हैं, नॉमिनेज हो जाते हैं और प्रेफरेंस उन्हें दिया जाता है उनके इलेक्शंस के टाइम पे। प्रेफरेंस का मतलब है कि जैसे A, B, C और D ये 4 मेंबर, और ये 4 मेंबर किसके लिए खड़े हैं, ये 4 कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए खड़े हैं। और यहाँ पे कितने 10, यहाँ पे मान लीजिए कि 15 लोग हैं जो वोट करेंगे, जिसमें से क्या है कि 9 पर्सन ने ये कहा कि फर्स्ट नंबर पे हम A को प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहते हैं, दूसरे को हम D पे, और तीसरे को हम B पे, और चौथे को हम C पे। इस तरीके से क्या है इन्होंने ये बता दिया, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाती है वो क्या हो जाते हैं, तो वो एक जो मेंबर्स होते हैं वो कैंडिडेट जीत करके आते हैं। जो हमारा प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, जब हम M लक्ष्मीकांत का जो प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे तो उसमें हम बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराया जाता है। ये तो मैं अभी सिर्फ हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं, हम कंपेरिजन्स करते हैं किसके, पीपीटी कह रहा हूँ, FPTP से और PR सिस्टम से। अगर हम इन दोनों में कंपैरिजंस करें तो देश को छोटे भौगोलिक इकाइयों में विभाजन कर दिया जाता है जिन्हें निर्वाचित क्षेत्र या जिला कहते हैं। जब हम किसके बारे में बात करते हैं, जब हम जैसे कि अगर हम बात करते हैं उसके ज्योग्राफिकल कल्चर और वहाँ के पॉपुलेशंस के बेस पे क्या करते हैं, जब हम उस एरिया को डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कंस्टिट्यूंसीज कहलाता है। जैसे कि अभी हमने देखा था वाराणसी, हमने एक एग्जाम्पल लिया था वो। दूसरा पॉइंट कहता है कि एवरी कंस्टिट्यूंसी इलेक्टेड 1 रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हर एक कंस्टिट्यूंसी से क्या होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। किसमें, ये बात कर रहा है हमारा FPTP पे। फिर अगर हम बात करते हैं वोटर एक उम्मीदवार को वोट देता है, यानी कि हर एक कंस्टिट्यूंसी में जो उनका कैंडिडेट होता है, जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं तो वोटर जो, यानी कि जैसे जो आम पब्लिक है वो वोट किसे करेगी, एक ही कैंडिडेट को मतलब वोट करेगी, चाहे वो अपने पसंद से किसी को भी कर ले। जैसे कि हम बात एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए बदरपुर एक कंस्टिट्यूंसी है, बदरपुर के एक कंस्टिट्यूंसी है और वहाँ से A, B, C, D, E ये 5 कैंडिडेट इलेक्शंस लड़ रहे हैं, यानी कि ये 5 मेंबर एक ही कंस्टिट्यूंसी से खड़े हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो पब्लिक है, यानी कि ये जो पब्लिक है वो इन 5 को वोट नहीं देगी, ये इन 5 में से किसी एक को वोट देगी, और जिसको वोट देगी और जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा तो वो बदरपुर कंस्टिट्यूंसी का क्या बन जाएगा, वो मतलब इलेक्टेड कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। किसमें, तो ये होगा हमारा FPTP पे। अब जैसे कि अस पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन लेजिस्लेटिव, यानी कि जब एक पार्टी लेजिस्लेटिव के अंदर अधिक सीट जीत करके आती है तो वो क्या हो जाता है हमारा, वो एक मेजोरिटी में आ जाती है, यानी कि वो पार्टी क्या कहलाती है, फिर हमारी मेजोरिटी कहलाती है। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे पार्लियामेंट में 543 सीट्स है और उसमें से जैसे कि बीजेपी के द्वारा इस बार कितना 273 से ज़्यादा सीटें जीत करके आई थी, यानी कि इसके पास 51 से ज़्यादा % सीट आ गई थी। यानी कि जिस पार्टी को भी 51% से ज़्यादा सीट आ जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि लेजिस्लेचर में, तो उसे हम कहते हैं मेजोरिटी। उसे हम क्या कहते हैं, मेजोरिटी। यानी कि उस टाइम जो कैंडिडेट होता है वो क्या होता है, मेजोरिटी में जीत के आता है, और जो उम्मीदवार यानी कि जो कैंडिडेट 50% से कम वोट लेकर के आता है उसे हम मेजोरिटी नहीं कह सकते हैं, फिर उसे हम किस में डाल देते हैं, तो अपोजिशंस में डाल देते हैं। जैसे कि अगर हम ये वाली जो सिस्टम्स की बात करें, यानी कि जो हमारा FPTP सिस्टम है, यानी कि अगर हम बात करें क्या, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये किस किस देश में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि एक UK हो गया और हमारा देश भारत हो गया, उसमें हमें देखने को मिलता है। अब आता है हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व। जैसे कि इसमें क्या है, लार्ज एरिया, जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है उसे लार्ज, जो जितने भी जो बड़े मतलब लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज के बेस पे उसे क्या कर दिया जाता है, तो उसे डिवाइड कर दिया जाता है, और उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम कहते हैं समीकांकित, यानी कि कंस्टिट्यूंसीज हम उसे, यानी कि हम उसे किस नाम से जानते हैं, तो डिटरमिनेटेड
एज कंसिस्टेंसीज की, यानी कि जिसे हम लार्ज जोग्राफिकल एरियाज के बेस पे डिवाइड कर देते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है द एंट्री कंट्री में बी अ सिंगल कंसिस्टेंसी, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक पूरे देश का एक कंसिस्टेंसी, ये हमें वहीं देखने को मिलता है जहाँ पे हमें सिंगल पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। जैसे या हम प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में देख सकते हैं अपनी कंट्री में। अगर हम ये देखना चाहें पीआर सिस्टम को, तो वो हम किस में देख सकते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और जब हम सिंगल पार्टी सिस्टम की बात करें तो सिंगल पार्टी सिस्टम में भी हमें ये चीज़ें देखने को मिल जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं कि पूरे देश को क्या किया जाता है, एक कंसिस्टेंसी या पूरे एक स्टेट को एक कंसिस्टेंसी में बदल दिया जाता है। वहीं पे अगर हम इसके कंपेयर में करें तो यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे एरिया जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, कंस्टिट्यूंसी को डिवाइड किया जाता है। एक निर्वाचित क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, यानी कि जब हम पीआर की बात करते हैं तो पीआर में क्या होता है, एक ही कंस्टिट्यूंसी से एक या एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव चुने जा सकते हैं। वहीं पे जैसे कि अगर हम बात करें एफ पी टीपी की बात करें तो इसमें क्या आता है, एक कंस्टिट्यूंसी से एक ही कैंडिडेट इलेक्ट होकर के आता था। और यहीं पे अगर हम पीआर में की बात करें तो पीआर में क्या है, एक कंस्टिट्यूंसी से बहुत सारे कैंडिडेट जीत करके के भी क्या हो सकते हैं, तो आ सकते हैं। वोटर्स वोट्स फॉर द पार्टी, तो इसमें क्या होता है, वोटर किसको वोट किसको, जो वोटर्स होते हैं वो किसको वोट करते हैं, तो वो एक पार्टी को वोट करते हैं। वहीं पे अगर हम एफपीटीपी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, कैंडिडेट को वोट दिया जाता है ना कि पार्टी को। और इसमें किसमें वोट पड़ रहा है, तो एक पार्टी को वोट पड़ता है। एवरी पार्टी गेट्स सीट्स इन लेजिस्लेचर इन द प्रोपोर्शंस इन द परसेंटेज ऑफ द वोट्स डेट इट्स गेट, यानी कि हर दल को क्या है, विधायक में जीतने के लिए वोट मिलते हैं, उनके अनुपात से उन्हें सीट फिर दे दी जाती है। कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन गेट्स मेजोरिटी ऑफ वोट, इसमें वही पार्टी जीत करके आती है, वही कैंडिडेट जीतती है जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें हम, इजराइल और नेदरलैंड, ये दो ऐसी मतलब एग्जाम्पल, जैसे कि इजराइल और नेदरलैंड में हमें क्या है, ये दोनों सिस्टम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि भारत ने जो हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है उसको एडॉप्ट क्यों किया, तो इसके जो रीजंस हैं वो क्या है, बहुत सारे। क्यों, इसका जो सबसे पहला रीजन है वो क्या है, एक तो पॉपुलर है और वो सक्सेस है किसमें, सिंपलिसिटी में, यानी कि उसे सरलता पूर्वक, वो इजी है और क्या है, एक लोकप्रिय यानी कि पॉपुलरिटी है। इसी की वजह से क्या है, भारत ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया है। इसमें क्या है कि द इंटर इलेक्शन सिस्टम इज एक्सट्रीमली सिंपल टू अंडरस्टैंड इवन टू कॉमन वोटर्स हु मे हैव नो स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट पॉलिटिकल एंड इलेक्शंस, यानी कि जितने भी जो वोटर्स यानी कि जितने भी जो आम आदमी हैं उन्हें राजनीतिक और जो चुनाव है उनके बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं भी हो, फिर भी वो इसमें क्या कर सकते हैं, तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसे आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए हमारी कंट्री ने किस मेथड को, किस सिस्टम को एक्सेप्ट किया है, तो एफपीटीपी को एक्सेप्ट किया है। चुनाव के समय जितने भी जो वोटर्स हैं उनके सामने क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, तो अपने लीडर्स को चुन सकते हैं। उस टाइम पे जितने भी जो वोटर्स हैं वो इस बात के लिए क्लियर रहते हैं कि उन्हें किस कैंडिडेट को वोट देना है, किस पार्टी को वोट देना है, और उसे वो वोट देते हैं। वोटर्स हैव टू सिंपली इंट्रोज टू कैंडिडेट और अ पार्टी वाइल वोटिंग, यानी कि वोटिंग जहाँ वोटिंग सेंटर होता है, यानी कि जब इलेक्शंस का टाइम आता है, इलेक्शंस के टाइम पे क्या है कि पब्लिक के माइंड में ये पूरी तरीके से क्लियर रहता है कि वो किस पार्टी को फॉलो करता है, किस पार्टी को वोट देता है, किस पार्टी के कैंडिडेट को जिताना चाहता है। तो वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वो किसी भी पार्टी को क्या कर सकता है, तो वोट दे सकता है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर और एक्चुअल पॉलिटिक्स, वोटर में either give greater importance to the party or to the candidate or a balance the two, यानी कि वास्तविक राजनीति की जो हम बात करते हैं उसके नेचर्स की बात करते हैं, उसका आधार क्या है, मतदाता और जो पार्टी या उम्मीदवार है उसको अधिक महत्व दे सकते हैं किसमें, तो ये ऐसा हम कर सकते हैं एफपीटीपी सिस्टम के अंदर। तो इसमें क्या है, जो कैंडिडेट है उसको भी और जो वोटर्स है उन दोनों को क्या दिया जाता है, तो इम्पोर्टेंस, ज़्यादा इम्पोर्टेंस
दिया जाता है और इन दोनों के बीच में क्या है, एक बैलेंस बनाने का काम भी रखा जाता है। हमारा जो FPTP सिस्टम है ये वोटर्स को ऑफर करता है सिंपल तरीके से कि वो अपने किसी भी पार्टी से किसी भी एक कैंडिडेट को वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। यानी कि अगर हम बात करें जो FPTP है वो मतदाताओं को न केवल पार्टियों के बीच में बल्कि उम्मीदवारों के बीच में भी ये क्या करता है, एक ऑप्शन प्रोवाइड कराता है कि वो अपने मर्जी से किसी भी पार्टी को वोट दे दे या किसी भी कैंडिडेट को वोट दे दे। तो ये हमें किस में देखने को मिलता है, यह हमें FPTP के सिस्टम में देखने को मिलता है। अब इन कंसिस्टेंसी बेस्ड सिस्टम लाइक जो भी कंसिस्टेंसी है वो किसकी तरह हमें देख, जो हम जब बात करते हैं किसमें, तो जो FPTP है उसमें जो कंसिस्टेंसी के सिस्टम जो बेस है वो किसके, वोटर्स नाउ हु देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव एंड कैन होल्ड हिम और आवर अकाउंटेबल। यानी कि हम बात करते हैं जब किसमें, जो हमारा FPTP है इसमें जैसे निर्वाचित क्षेत्र आधारित प्रणाली में मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व कौन होगा और उन्हें जवाबी मतलब उन्हें काउंटेबल भी बनाया जाता है, यानी कि उन्हें काउंटेबल भी बनाया जाता है। यानी कि जो कैंडिडेट जिस वहाँ कंसिस्टेंसी से जीत करके आता है और वहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो क्या होता है, अपने पीपल के लिए क्या रहता है, अकाउंटेबिलिटी रहता है। ये हमें किस में देखने को मिलता है, यही सिस्टम हमें इसमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि हमारी देश ने जो PR सिस्टम है उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। क्यों नहीं किया मतलब हमें ये कुछ जगहों पे तो देखने को मिलता है, जैसे कि हम बात करते हैं किसमें, प्रेसिडेंट सब के इलेक्शंस में देखने को मिलता है, लेकिन लोकसभा के इलेक्शंस में हमें ये देखने को नहीं मिलता। तो इसका रीज़न क्या है, सबसे पहले ये सूटेबल नहीं था किसी भी एक स्टेबल गवर्नमेंट को बनाने के लिए और ना ही वो पार्लियामेंट सिस्टम के लिए, इसीलिए हमने PR सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया है। इस सिस्टम के अंदर रिक्वायर पड़ती है किसकी, एग्जीक्यूटिव हैज मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका और कार्यपालिका के पास क्या होनी चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, अपनी गवर्नमेंट को बना सकता है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटिव है यानी लेजिस्लेचर्स के अंदर हमें एग्जीक्यूटिव की मेजोरिटी की जरूरत पड़ती थी। The PR system may not produce a clear majority because seats in the legislature would be divided on the basis of the share on votes। यानी कि अगर हम PR सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जो बहुमत का जो उत्पादन है वो नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि विधायिका में जो सीटें को बांटा गया था वो वोट के हिस्सों के आधार पर विभाजित किया गया है। तो इसीलिए क्या था, तो PR सिस्टम जो था वो क्या प्रोड्यूस नहीं कर सकता था, वो PR प्रणाली स्पष्ट बहुमत का उत्पन्न नहीं कर सकता, यानी कि जो हमारा क्लियर मेजोरिटी है उसको वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। भारत जैसे की बात करें, जैसे कि हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, हमारी कंट्री क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें हमें अलग अलग समुदाय के लोग देखने को मिलता है। उनके लिए जो PR सिस्टम है वो क्या था, एक इनकरेज इस कम्युनिटी टू फॉर्म ऑन द नेशन वाइड पार्टी, यानी कि PR प्रणाली में जो प्रत्येक जो हर एक कम्युनिटी है उनको राष्ट्रव्यापी जो पार्टी है बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यानी कि जो हमारा जो PR है, यहाँ पे जो PR है वो क्या, इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है, जो PR प्रणाली है वो समुदायों को अपनी राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाने के लिए क्या करेगी, तो प्रोत्साहित करेगी। अब बात करते हैं YFPTP सिस्टम्स के बारे में। यानी कि अगर हम जनरली इसके बारे में बात करें तो जनरली सबसे बड़ी पार्टी या गठन को कुछ आंतरिक बोनस सीटें देता है जो उनके वोटों के अनुपातों से अधिक होता है। यानी कि जनरली अगर हम बात करें तो किसी भी लार्जेस्ट पार्टी यानी कि लार्जेस्ट पार्टी जो होता है और जो कोalition यानी कि जो गठबंधन की सरकार होती है उन्हें वो एक्स्ट्रा बोनस देता है, किसमें सीट्स के कुछ एक्स्ट्रा बोनस देता है जो कि मोर देन होता है शेयर किसके, उनके वोट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि वोट्स को अनुपात है। जैसे कि अगर हम बात करें इस सिस्टम में क्या है, मेक्स इट्स पॉसिबल फॉर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट टू फंक्शन स्मूथली एंड इफेक्टिवली बाय फेटलाइज जो हम बात करते हैं फैसिलिटिंग्स द फॉर्मेशन ऑफ द सस्टेबल गवर्नमेंट। यानी कि यह प्रणाली जो हमारी जो
FPTP जो सिस्टम है वो क्या करते हैं, सरकार के लिए क्या है, एक स्थिर सरकार के गठन, यानी कि एक अगर हम बात करते हैं इसमें एक स्टेबल गवर्नमेंट गठन करने, यानी कि एक स्टेबल गवर्नमेंट को क्या करता है, गठन को क्या करने का काम करता है, सुगम बनाकर उसे सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से कार्य करने की संभावना रहती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो हमारा FPTP सिस्टम है, इसके अंदर क्या है, पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि एक सुटेबल गवर्नमेंट आएगी और वो क्या करेगी, सुटेबल गवर्नमेंट आने के बाद वो सुगम यानी कि अच्छे ढंग से वो क्या कर सकते हैं, तो काम करने की उनकी संभावना रहती है। अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स की, जो कि है जो हमारा PTPT सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे करना FPTP, यानी कि जो हमारा FPTP सिस्टम है वो किस चीज़ को इनक्रेज करते हैं, वोटर्स को इनक्रेज करती है अपने, जो कि उनका जो सोशल ग्रुप यानी कि डिफरेंसेस जो सोशल ग्रुप है उनके लिए वो क्या करती है, वही इलेक्शंस जीत करके कैंडिडेट वही इलेक्शंस जीत करके आ सकता है जिससे वोट मेजोरिटी में मिले। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसमें, जो FPTP सिस्टम है, इसमें क्या है, जो विभिन्न सामाजिक समूह है उनके मतदाताओं को एक इलाके में चुनाव जीतने के लिए एक साथ आने के लिए क्या करता है, कैंडिडेट को प्रोत्साहन करता है। वहीं पे अगर हम अगला पॉइंट से बात करें, जो FPTP सिस्टम है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है सिंपल एंड फैमिलियर और ऑर्डिनरी वोटर्स, यानी कि जो हमारा FPTP सिस्टम है वो आम मतदाताओं के लिए सरल और परिचित जो मतदाताओं के लिए सरल और परिचित साबित हुई है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो हमारी जो यानी कि FPTP है वो इस बात के लिए प्रूफ किया गया है कि ये क्या पब्लिक के लिए क्या है, यानी कि जो वोटर्स है उनके लिए ये क्या है, एक ऑर्डिनरी यानी कि सिंपल और फैमिलियर टू ऑर्डिनरी है। मतलब समझाने की कोशिश ये की जा रही है यहाँ पे कि जो हमारा FPTP सिस्टम है वो क्या है, वोटर्स के लिए क्या है, एक सिंपल है और फैमिलियर टू ऑर्डिनरी है। ये क्या है, ये ऑलरेडी साबित हुआ है। इट हैज़ हेल्प लार्ज पार्टी, यानी कि ये जो बड़ी पार्टियां हैं उनको जीतने में ही क्या करती है, हेल्प करती है, मेजोरिटी एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसकी, FPTP के बारे में, ये जो सिस्टम है ये क्या करती है, हर एक बड़ी पार्टी को ये हेल्प करती है क्लियर मेजोरिटी के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल पे या सेंट्रल, यानी कि सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे वो अपनी सरकार बनाने के लिए। यानी कि इसने बड़े दलों को केंद्र और राज्य स्तर पर अपनी बहुमत हासिल करने में क्या की है, तो काफ़ी बार हेल्पफुल यानी कि मदद की है। इस प्रणाली की अगर बात करें, इस प्रणाली में उन राजनीतिक दलों को भी प्रोत्साहित किया जाता है जो विभिन्न वोट केवल एक जाति या समुदाय को प्राप्त करते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के बारे में, इसमें क्या है, उन कैंडिडेट्स को भी प्रोत्साहन करते हैं जो कि क्या है, एक कम्युनिटी से या कुछ कम्युनिटी से वो क्या करते हैं, वोट लेकर के जब आते हैं तो उनको भी ये प्रोत्साहन करने का काम किया है। अब बात करते हैं हम रिजर्वेशंस ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज के बारे में, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण के बारे में। इस प्रणाली में एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता जो मतदान के पात्र होते हैं, लेकिन उन उम्मीदवारों को केवल एक विशेष समुदाय या सामाजिक वर्ग से संबंधित होना चाहिए जिसके लिए वो सीट आरक्षित है। यानी कि अगर हम बात करें जो हमारा कंस्टिट्यूएंसीज के लिए जो आरक्षण है उसमें अगर हम बात करें, जितने भी जो मतदाता हैं, मतदान के जो पात्र होते हैं, यानी कि जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जो वोट देने के लिए कैपेबल हैं, उनकी जो उम्मीदवारी, उनके जो कैंडिडेट हैं, उनको केवल एक ही स्पेशल ग्रुप, यानी कि जो स्पेशल पर्टिकुलर जो एक कम्युनिटी है और जो सोशल सेक्शंस हैं उनके लिए क्या चाहिए, उन्हीं के लिए एक क्या होनी चाहिए, तो सीट रिजर्व होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशंस ऑफ द सीट इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। यानी कि अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग जितने भी जो शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनके लिए क्या है, लोकसभा
और स्टेट लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या है, तो ऑलरेडी सीट क्या है, तो मतलब रिजर्व कर दिया गया, यानी कि उन्हें आरक्षित कर दिया गया है। दिस प्रोविजंस वाज मेड इंटेलेटिव फॉर द पीरियड ऑफ 10 years and as a result of successive constitutions amendment has been the extended up to a 2020, यानी कि यह प्रावधान आरंभ में 10 वर्षों की अवधि के लिए किया गया था, लेकिन अब इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, संशोधन करके इसे कब तक कर दिया गया था, 2020 तक इसे बढ़ा दिया गया था। द पार्लियामेंट कैन टेक अ डिसीजन टू फर्दर extend it when the period of reservations expires. Who decide which constituency is to be a reserved, यानी कि इसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो डिसीजन लिया जाता है कि जितने भी जो रिजर्वेशंस की जो सीट हैं उसको क्या एक्सपायर होने के बाद उसको बढ़ा दिया जाए, तो इसको इस कंस्टिट्यूंसी के लिए जो कंस्टिट्यूंसी रिजर्व किया जाता है उसके लिए कौन डिसीजन लेता है। अब ये इसके बारे में बात करते हैं। टेक बाय अ इंडिपेंडेंस बॉडी कॉल्ड अ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि डेलिमिटेशन कमीशन, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जैसे ही हमारे देश के अंदर एक ऐसा स्टेप उठाया गया कि परिसीमन आयोग नामक एक स्वतंत्र निकाय क्या है, यानी कि एक जो कमीशन है उसको तय किया गया, यानी कि उसको बनाया गया, उसको कहा गया। जैसे कि जब हमारी कंट्री के अंदर एक इंडिपेंडेंस बॉडी बनाया गया, यानी कि एक स्वतंत्र बॉडी बनाया गया, उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा डिलिमिटेशंस कमीशंस, हमने उसे कहा। जो डेलिमिटेशंस कमीशंस है उसे अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा वो इलेक्ट यानी कि अपॉइंट किया जाता है। और उनका जो काम रहता है, मेन काम क्या रहता है कि जो मेन काम क्या रहता है, वर्क इन कोलोबरेशन विद द इलेक्शन कमीशन, यानी कि चुनाव आयोग के सहयोग से उनका क्या रहता, तो उनका काम रहता है हमारे देश के अंदर। अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइंग अप टू द बाउंड्रीज टू कंस्टिट्यूंसीज ऑल ओवर द कंट्री, यानी कि पूरे देश में जो निर्वाचित क्षेत्र है उनकी सीमाओं को जो खींचने का काम, जो खींचने के जो उद्देश्य से क्या है इन्हें नियुक्त किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं इलेक्शंस कमीशंस के बारे में, तो इलेक्शंस कमीशंस का क्या काम रहता है, इलेक्शंस कमीशंस का एक काम ये रहता है कि जितनी भी जो कंस्टिट्यूंसी है वो क्या बताता, वो कंस्टिट्यूंसीज एरिया के बेस पे वो क्या करेगा, बताएगा कि कौन सी कंस्टिट्यूंसी, जैसे कि हर एक क्षेत्र को क्या होगा, तो वो बताएगा कि कौन सा एरिया या किस एरिया को कौन सा कंस्टिट्यूंसी बनाया जाएगा। जैसे कि वाराणसी हो गया, ऐसे बहुत, वाराणसी हो गया, वाराणसी भी क्या है, एक कंस्टिट्यूंसी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसीज है। यानी कि अगर हम बात करें जो पूरे देश में कौन सा क्षेत्र हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में आएगा, वो किसका काम होता है, तो ये हमारे इलेक्शंस कमीशंस का काम होता है ये काम करना। तो इसी के लिए क्या है, इलेक्शंस कमीशंस का जो इलेक्शंस कमीशन है उसको अपॉइंट किया जाता है। A quotations of constituency to the reserved in state is the fixed depending on the proportions of the SC और ST इन द स्टेट, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर कितना परसेंट या कितना सीट रिजर्व्ड होगा, यानी कि आरक्षित होगा SC और ST के लिए, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस राज्य में SC और ST की कितनी पॉपुलेशंस है। आफ्टर ड्राइंग the boundaries, the delimitations commissions look the computations of population in which a constituency, यानी कि अभी जो मैंने यहाँ पे बात बताई कि जो इलेक्शंस कमीशंस का काम होता है, यहाँ पे इलेक्शंस कमीशन नहीं, ये जो हमारा डेलिमिटेशंस कमीशन है उसका काम ये होता है कि जो कंस्टिट्यूंसी कितना बड़ा कंस्टिट्यूंसी होगा वो कौन डिसाइड करता है, तो ये हमारा डेलिमिटेशंस कमीशंस के द्वारा तय किया जाता है कि कौन सा एरिया हमारे कंस्टिट्यूंसी से आएगा और वहाँ पे एक कैंडिडेट, मतलब वहाँ से एक जो जिस मेजोरिटी से जो इलेक्ट होकर कैंडिडेट आएगा वो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो वो डिलिमिटेशन जो कमीशन है उसके द्वारा ये तय किया जाता है कि कितना बड़ा एरिया एक कंस्टिट्यूंसी बनेगा पूरे देश के अंदर।
जब हमारी कंसिस्टेंसीज बना दी जाती है किसके द्वारा, डिलिमिटेशंस कमीशंस के द्वारा, तब उस एरिया में जो कॉम्पिटिशन्स है कैंडिडेट्स के बीच में हमें पॉपुलेशंस के आधार पे देखने को मिलता है। यानी कि जैसे कि जब देश के अंदर कंसिस्टेंसीज बता दी जाती है कि हमारे देश में इतने कंसिस्टेंसीज होंगे, यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर के आएंगे, तो इसमें क्या इलेक्शंस के टाइम पे हमें क्या देखने को मिलती है, तो यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन्स देखने को मिलते हैं। यानी कि जो अगर हम बात करें परिसीमन आयोग जो सीमाओं को खींचने के बाद प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना करते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं जैसे ही कंसिस्टेंसीज बना दी जाती है तो वो पहले किस आधार पर बनाई जाती है, तो पॉपुलेशंस के आधार पर बनाई जाती है। जैसे ही पॉपुलेशंस देख ली, जैसे ही कि अगर हम बात करें कि जो कंसिस्टेंसीज का जो निर्माण किया, यानी कि जो कंसिस्टेंसीज डिसाइड की जाती है कि कौन से जो एक एरिया है उस एरिया को कितने बड़ी कंसिस्टेंसीज में रखा जाएगा जहाँ से लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके बेचेंगे, तो किसके बेस पे किया जाता है, तो एक पॉपुलेशंस के बेस पे ही किया जाता है। Those constituencies that have the highest progressions of the scheduled tribe populations are the reserved for ST। यानी कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की आबादी का अनुपात सबसे अधिक होगा उसमें वे अनुसूचित जनजाति के लिए क्या होगा, आरक्षित हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ये 5 कंसिस्टेंसीज हैं अलग अलग क्षेत्र के, ये 5 कंसिस्टेंसीज है अलग अलग क्षेत्र के, जैसे ABCDE। तो इनमें क्या होगा, इनमें जितना ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल कास्ट की जो इनकी जो जनसंख्या होगी उसके आधार पे इस कंसिस्टेंसी में इनकी सीट क्या होगी, तो आरक्षित कर दी जाएगी। इन द केस ऑफ शेड्यूल कास्ट द डेलिमिनेशन कमीशन लुक टू थिंग्स। यानी कि अनुसूचित जनजाति के मामले में जो हमारा परिसीमन आयोग है वो 2 बातों को ध्यान में रखता है। पहला यह है कि उन निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव है जिसमें अनुसूचित जनजाति की आबादी का अनुपात अधिक है, पहला। और दूसरा, लेकिन यह इन निर्वाचित क्षेत्र को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भी क्या है, फैलता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे एक स्टेट में अलग अलग जो शेड्यूल कास्ट है वो क्या है, अलग अलग एरिया में जा कर के रह सकते हैं। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अनुसूचित जाति की आबादी आमतौर पर क्या है, पूरे देश में समान रूप से फैली हुई है। यानी कि अगर हम बात करें जो हमारा डिलिमिटेशंस कमीशंस है वो क्या करता है, 2 बातों को ध्यान में रखते हुए हर एक यानी कि स्टेट के अंदर वो क्या करता है, तो सीट को रिजर्व करने की कोशिश कर, यानी कि सीट रिजर्व करता है। पहला, जैसे कि वो पहले इस बात को ध्यान में रखता है कि जो हायर पॉपुलेशन यानी कि हायर प्रोपगेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है, जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे, और लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि जो जितने भी जो हम बात करते हैं किसके, कंसिस्टेंसीज की, वो क्या है हर एक स्टेट में क्या, या जो हमारा जो डिफरेंस रीजन्स है स्टेट के अंदर क्या वो पूरी जगह पे फैले हुए रहते हैं। तो इसके आधार पे वो क्या किया जाता है, तो जो रिजर्वेशन सीट है निर्धारित किया जाता है। अगर हम पूरे ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम पूरे देश की बात करें तो जो शेड्यूल्ड कास्ट है उनकी पॉपुलेशन जनरली क्या है, तो इक्वल यानी कि पूरे देश में समान रूप से फैला हुआ है, इसलिए ऐसा किया जाता है। इसके आगे फ्रेंड्स हम कल डिस्कस करेंगे जो कि हमारे जैसे बच गया अभी, जैसे यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंसिस्ट, फिर राइट टू कंसिस्ट इलेक्शंस, और जो हमारा फिर हम जैसे कि फिर जो हमारा इलेक्शंस आयोग है यानी इलेक्शंस कमीशन है उसके बारे में हम अब नेक्स्ट जो इसके वीडियो पार्ट 2 है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम कल इसका पार्ट 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी कि जो पार्ट 2 जो इसकी वीडियो हम डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब जा करके हम अपने आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।